तो भारत में लॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। तो इसी संबंध में आज का एडिटोरियल कहता है कि नॉन इसेंशियल्स कैन वेट। देखो, दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होती है इसेंशियल्स, दूसरी होती है नॉन इसेंशियल्स। इसेंशियल्स का मतलब है कि जो चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ या फिर ग्रॉसरी से संबंधित, यानी कि रोज का दैनिक जो खाने पीने की वस्तुएं होती है ना, वे आ जाएंगी इसेंशियल्स में। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वे चली गई नॉन इसेंशियल्स में। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि नॉन इसेंशियल्स जो वस्तुएं हैं उन पर अभी लॉकडाउन बना रहना चाहिए, उन पर लॉकडाउन जो है बना रहे तो ठीक है। नॉन इसेंशियल्स कैन वेट, कि भाई हम इंतजार कर सकते हैं, अभी वहाँ पर लॉकडाउन हटाना जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं। वाइल द फ्लिप फ्लॉप ऑन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में ये जैसे कि आपकी अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, तो ये सब क्या कहलाता है, ई कॉमर्स में आती है। ई कॉमर्स सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना। तो देखो क्या हुआ था अभी हाल ही में, केंद्र सरकार ने जो डिसीजन लिया ना कि भाई किन किन चीज़ों पर लॉकडाउन को हटा दिया जाए, तो उसमें ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, जैसे कि अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, तो इनके ऊपर भी जो है हमने क्या किया था, लॉकडाउन को हटा दिया था। लेकिन फिर बाद में अचानक कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पर लॉकडाउन बने रहना दिया जाए। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप शब्द है ना, इस फ्लिप फ्लॉप का ये ही मतलब होता है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है कि आपने कोई निर्णय लिया और उसके बाद में उस निर्णय को बदल दिया, उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। लोग बाग नाराज भी होते हैं इस तरह से कि भाई जैसे कोई राजनेता है, उसने कोई निर्णय लिया और उस निर्णय को फिर बाद में जो है एक तरीके से एन मौके पर जो है पलट दिया, तो उसको बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप। तो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि वाइल द फ्लिप फ्लॉप ऑन ई कॉमर्स सीम्स आर्बिट्ररी, कि भाई ये जो ई कॉमर्स से संबंधित ये जो डिसीजन है, यानी कि ये जो फ्लिप फ्लॉप करना है कि भाई आपने पहले डिसीजन ले लिया कि ठीक है लॉकडाउन हटाया जाता है ई कॉमर्स से, और फिर जो है वापस लॉकडाउन को बने रहने दिया, तो ये जो डिसीजन है ये प्रतीत हो सकता है क्या, मनमाना। आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना। कॉशन इज बेस्ट ड्यूरिंग ए पेंडेमिक। पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी। तो एडिटोरियल कहता है कि लग सकता है किसी को, आपको ये डिसीजन ऐसा लग सकता है, फ्लिप फ्लॉप की तरह लग सकता है, लेकिन सावधानी जो है वह बिल्कुल मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन इज बेस्ट ड्यूरिंग, किसके दौरान, पेंडेमिक, कि वैश्विक महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो चीज़ है सावधानी। आगे देखते हैं कि द सेंटर्स लास्ट मिनट रिवर्सल, द सेंटर्स लास्ट मिनट रिवर्सल, कि भाई ये जो केंद्र सरकार के द्वारा बिल्कुल एकदम अंतिम अंतिम क्षण में, अंतिम समय में बदल देना, पलट देना, किस चीज़ को, अपने ही डिसीजन को, टू अलाउ ई कॉमर्स कंपनीज, की भाई ई कॉमर्स कंपनीज जो भी हैं उनको पहले तो आपने जो है अलाउ कर दिया था, लॉकडाउन हटा लिया था, लेकिन बाद में इस फैसले को पलट दिया। टू रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब होता है अपनी सेवा को दोबारा से शुरू करना, है ना। तो हमने क्या किया था कि ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं इनको दे दी थी परमिशन कि ठीक है लॉकडाउन हटाया जाता है, लेकिन फिर बाद में जो है इन मौके पर मना कर दिया। टू रिज्यूम डिलीवरीज, की सामान की जो डिलीवरी करती है ना ये कंपनीज, ऑफ नॉन इसेंशियल आइटम्स, कि ये जो ई कॉमर्स हैं इनको हमने परमिशन तो दी है लेकिन सिर्फ इसेंशियल्स आइटम्स की, नॉन इसेंशियल्स जो गैर जरूरी सामान है उसकी परमिशन नहीं दी है। एज पार्ट ऑफ एन ईजिंग, ये जो ईज शब्द है ना, इसका मतलब होता है राहत देना, है ना, थोड़ा ढील देना। एज पार्ट ऑफ एन ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन कर्व्स, ये जो कर्व्स आया इसका मतलब होता है रोक, कि भाई हमने एक तरीके से जो नियंत्रण या जो रोक लगा रखी है ना, ये जो लॉकडाउन की स्थिति हमने निर्मित कर रखी है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एक पार्ट के रूप में हमने क्या किया था कि भाई ये जो लॉकडाउन के रूप में जो रोक लगा रखी है, उन रोक में थोड़ी सी राहत देते हुए हमने क्या किया कि धीरे धीरे जो हटाना चालू किया ना लॉकडाउन को, तो उसी के तहत हमने क्या किया था, ई कॉमर्स को पहले तो हमने परमिशन दे दी थी कि आप नॉन इसेंशियल्स आइटम्स को भी डिलीवर कर सकते हो, लेकिन बाद में जो है मना कर दिया। तो ये जो डिसीजन है, अब यहाँ पे देखना, ये जो इज आया है ना, ये आया इसके लिए, डिसीजन के लिए, कि ये जो डिसीजन है ये डिसीजन इज़ वेलकम, ये डिसीजन जो है स्वागतपूर्ण है, गिवन दैट, इस गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए। ये डिसीजन क्यों स्वागतपूर्ण है, ये डिसीजन इसलिए स्वागतपूर्ण है ध्यान में रखते हुए, गिवन दैट इंडिया इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स, गिवन दैट इंडिया इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना आउट ऑफ द वुड्स, इस आउट ऑफ द वुड्स फ्रेज का मतलब होता है खतरे से बाहर होना। इन इट्स पेंडेमिक फाइट, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कि हम ये जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई में अभी भी हम खतरे से बाहर नहीं आए हैं। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये जो डिसीजन लिया गया है ना, ये बिल्कुल ठीक है। ऑन संडे क्या देखने को मिला हमें, रविवार को, ये ध्यान रखना, इस तरह से ये ऑन लगता है इनके आगे, ये जो वार होते हैं ना हमारे वीक के जो दिन होते हैं उनके आगे, क्या देखने को मिला हमें संडे को, ऑन संडे द होम मिनिस्ट्री डायरेक्टेड स्टेट्स टू इंश्योर दैट, द इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना,
दैट द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स यूज्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया किस बात के, कि भाई राज्य जो हैं इस बात को सुनिश्चित करें, क्या सुनिश्चित करें राज्य, कि ये जो वाहनों का जो मूवमेंट है, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, यानी कि एक तरीके से ये जो स्नैपडील है या फ्लिपकार्ट है, इनके द्वारा जो वाहन यूज किए जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग मतलब सामान को एक जगह से दूसरे ले जाना, नॉन इसेंशियल्स बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एडिशनल एक्टिविटीज दैट वुड बी अलाउड फ्रॉम अप्रैल 20 टू मिटिगेट पब्लिक हार्डशिप। तो देखो क्या है कि गृह मंत्रालय ने सारे की सारे राज्यों को ये सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि भाई जो भी वाहनों का मूवमेंट है उसको चेक किया जाए, है ना। कौन से वाहनों का, कि ये जो ई कॉमर्स जो कंपनीज़ हैं उनके द्वारा जो वाहन यूज किए जाते हैं ना सामान की डिलीवरी करने के लिए, तो उन सामानों में ये जो नॉन इसेंशियल सामान है, यानी कि गैर जरूरी जो सामान है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। इंक्लूड यानी शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब छोड़ देना, कि नॉन इसेंशियल को परमिशन नहीं दी जाए। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एडिशनल एक्टिविटीज़ दैट वुड बी अलाउड फ्रॉम अप्रैल 20, कि भाई एक लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट में ये कहा गया है कि भाई 20 अप्रैल से किन किन सेवाओं को, है ना, किन किन गतिविधियों के ऊपर से लॉकडाउन हटाया जाता है, तो उस लिस्ट में से इसको जो है एक्सक्लूड कर दिया जाए, है ना, कि नॉन इसेंशियल्स की डिलीवरी ये ई कॉमर्स ये जो ऑपरेटर्स हैं ये नहीं कर सकते। तो अलाउड, दैट वुड बी अलाउड, जिसकी की परमिशन दी जाएगी अप्रैल 20 से, टू मिटिगेट यानी कम करना, पब्लिक हार्डशिप का मतलब है कठिनाई, कि भाई ये जो लोग बाग हैं उनकी जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को कम करने के लिए अप्रैल 20 से ये जो लॉकडाउन खोला जाएगा तो उसके लिए एक लिस्ट बनाई गई है। उस लिस्ट में कहा गया है कि किन सर्विसेज को अलाउ किया जाएगा और किन सर्विसेज को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो उसी के तहत गृह मंत्रालय ने राज्यों को कहा कि नॉन एसेंशियल्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं कि वाइल द मिनिस्ट्री, अभी देखो वाइल से शुरू है सेंटेंस, जब वाइल से शुरू होता है तो दो वाक्य जुड़े होते हैं, कोमा लगा के, देखो ये कोमा लगा हुआ है और ये दूसरा वाक्य है और इसके बाद में ये यहाँ जाके खत्म है। वाइल द मिनिस्ट्री, साथ ही साथ ये जो मंत्रालय है इसने क्या कहा, गेव नो रीजन फॉर इट्स यू टर्न का मतलब होता है कंप्लीटली बदल जाना, कि पहले तो आप कह रहे थे कि हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ और फिर बिल्कुल बदल गए, पूरी तरीके से पलट जाना, उसको बोलते हैं यू टर्न। तो कि भाई ये जो मंत्रालय है इसने अपना डिसीजन क्यों बदला, मंत्रालय ने अपने डिसीजन को पूरी तरह से क्यों बदला, इसके लिए मंत्रालय ने कोई कारण नहीं बताया है। It would appear wiser counsel prevailed. It would appear, कि भाई ऐसा लगता है, क्या प्रतीत होता है, it would appear ऐसा प्रतीत होता है कि wiser counsel prevailed। wiser counsel का मतलब है कि भाई बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से सलाह मशविरा किया गया, और ये सलाह मशविरा जो किया गया ना मंत्रालय के भीतर यह ज़्यादा प्रबल रहा। प्रीवेल का मतलब होता है एक तरीके से व्याप्त होना या फिर प्रबल होना, प्रूव मोर पावरफुल और सुपीरियर आफ्टर सम अपोजिशन पार्टीज। देखो कुछ विपक्ष की जो पार्टीज हैं वो जो है क्या कर रहे हैं, वो आफ्टर सम अपोजिशन पार्टीज एंड द रिटेल ट्रेड का मतलब होता है ये जो एक तरीके से खुदरा जो व्यापार होता है ना, खुदरा व्यापारी जो होते हैं, तो वो खुदरा व्यापार हैड रेज्ड द इशू, रेज का मतलब है उठाना, हैड रेज्ड द इशू ऑफ ए लेक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग का मतलब होता है बिल्कुल बराबरी, लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब बराबरी का स्तर, फॉर ब्रिक एंड मोर्टार रिटेलर्स, है ना, रिटेलर्स का मतलब यही एक तरीके से जो होते हैं ना खुदरा व्यापारी जो होते हैं। अब देखो एक शब्द आया है यहाँ पे, क्या, ब्रिक एंड मोर्टार, इस पूरी लाइन को समझेंगे, अभी रुको, इस शब्द को देखो पहले कि ब्रिक एंड मोर्टार का मतलब क्या होता है। कल भी ये शब्द आया था अगर आपने ध्यान दिया हो तो, ब्रिक एंड मोर्टार इंडस्ट्री। देखो क्या है कि जैसे ओला है, तो ओला जो है अब ये क्या है, एक व्यापार है, लेकिन इसकी कोई दुकान थोड़ी है, भौतिक रूप से इसकी दुकान नहीं है ना। तो इसी प्रकार से जिनकी भौतिक रूप से कोई दुकान होती है जहाँ पर कस्टमर जा सकता है फेस टू फेस, एक बिल्डिंग होती है, तो वो जो बिल्डिंग के रूप में जो व्यापार चलता है उसको बोलते हैं ब्रिक एंड मोर्टार। जैसे कोई ग्रोसरी स्टोर हो गई या फिर कोई रेस्टोरेंट हो गया, तो ये आएंगे किस में, ये आएंगे ब्रिक एंड मोर्टार में। और ये आएंगे एक तरीके से, ये एक तरीके से क्या है कि भाई आप तो कह सकते हो बिल्कुल ऑनलाइन है ये काम सारा की सारा, जैसे कि ओला है या फिर पेटीएम है ना, तो ये जो है ब्रिक एंड मोर्टर में नहीं आते, जबकि ये ग्रोसरी की स्टोर है या फिर कोई भी ऐसे रेस्टोरेंट है जो जिनकी की फिजिकल दुकान होती है, भौतिक एक दुकान होती है, तो उसको आप क्या कहोगे, उसको बोलते हैं ब्रिक एंड मोर्टर। तो देखो हुआ क्या कि ये जो खुदरा व्यापारी है ना जो कि अपनी दुकान लगा के अपनी सामान बेचते हैं, तो इन खुदरा व्यापारियों ने, इसके अलावा विपक्ष ने सरकार से इस बात के लिए कहा कि भाई अगर आप ई कॉमर्स को अलाउ करते हो व्यापार करने के लिए तो फिर हमें क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं ना, बराबर होना चाहिए ना, कि हम भी तो वही सामान बेच रहे हैं, तो आप जो है इनको तो अलाउ कर रहे हो और हमें अलाउ नहीं कर रहे, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो एक तरीके से इन्होंने जो विरोध दर्ज कराया था ना व्यापारियों ने और विपक्ष की पार्टियों ने, तो ऐसा लगता है कि शायद सरकार दबाव में आ गई थी, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ कि भाई सरकार ने विचार विमर्श किया, वाइजर
का मतलब है मशवरा किया, सलाह मशवरा किया। और ये जो बुद्धिमानीपूर्ण मशवरा था ये ज़्यादा प्रबल रहा। किसके ऊपर प्रबल रहा? ये प्रबल रहा विपक्ष जो लगातार दबाव बना रहा था ना सरकार पे, या फिर ये जो खुदरा व्यापारी हैं जो सरकार पे दबाव बना रहे थे, ये कमज़ोर पड़ गए और सरकार की जो बुद्धिमत्तापूर्ण जो सलाह थी उनकी जो है एक तरीके से जीत हुई और सरकार ने फाइनली ये जो है अपने डिसीजन को बदल दिया। अब देखते हैं आगे कि ऑल्सो, साथ ही साथ एडिटोरियल क्या कहना चाहता है, दो, इसका मतलब होता है यद्यपि, इट इज़ ट्रू, ये बात सत्य है, दैट द ऑनलाइन परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इट्स डोर स्टेप डिलीवरी बाय एन ई कॉमर्स फर्म। ऑनलाइन परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट, कि किसी भी उत्पाद को ऑनलाइन खरीदना है ना, एंड इट्स डोर स्टेप डिलीवरी, और इसके बाद में ये जो आपने कोई भी प्रोडक्ट है उसको खरीद लिया ऑनलाइन, आपने कंप्यूटर पे बैठे बैठे ऑर्डर कर दिया, इसके बाद में आपके दरवाजे पे उसकी डिलीवरी हो जाएगी। किसके द्वारा? ये जो ई कॉमर्स, ये भी जो ई कॉमर्स से जुड़ी हुई जो भी कंपनी से उनके द्वारा, ई कॉमर्स फर्म के द्वारा। मिनिमाइजेस, तो देखो इस तरह की ये जो सेवा होती है कि आपने ऑर्डर किया, आपके घर पे जो है सामान की डिलीवरी हो गई, तो ये मिनिमाइज का मतलब होता है बिल्कुल कम हो जाना। ह्यूमन इंटरेक्शन का मतलब होता है मानव का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना, मानव का संपर्क में आना। तो इस तरह का ये जो प्रोसेस है पूरा की पूरा, ऑनलाइन आपने ऑर्डर किया ऑनलाइन और आपको घर पे जो है बिल्कुल आपके दरवाजे पे आपकी डिलीवरी हो गई, तो इसके माध्यम से मानव जो है बिल्कुल कम से कम कॉन्टैक्ट में आते हैं, है ना। मिनिमाइजेज ह्यूमन कॉन्ट्रैक्शन टू ए नेग्लिजिबल लेवल मतलब न के बराबर मानव कांटेक्ट में आते हैं। अनलाइक अ परचेज इन ए स्टोर, अब अगर आप किसी स्टोर में जाओ और स्टोर पे जाके अपना सामान खरीदो तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग कांटेक्ट में आते हैं। तो ऑनलाइन का एक तो ये फ़ायदा है कि इस ऑनलाइन बिजनेस में क्या है, लोग बाग कांटेक्ट कम से कम आते हैं। द फैक्ट दैट द लॉकडाउन इज एम्ड, लेकिन यह तथ्य हमें ध्यान में रखना है। कौन सा तथ्य? लॉकडाउन इज एम्ड एट, ध्यान में रखना है, एम के बाद में एट प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं ज़्यादातर ये दिखाने के लिए कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है। लेकिन यह तथ्य कि लॉकडाउन इज एम्ड एट, कि भाई हमारा जो लॉकडाउन है उसका उद्देश्य क्या है? रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब है बिल्कुल एकदम प्रतिबंधित कर देना ना, मूवमेंट, कि हम क्या करना चाहते हैं कि लोग बागों का जो मूवमेंट है उसको बिल्कुल प्रतिबंध करना चाहते हैं, बिल्कुल उसको रोक देना चाहते हैं। टू द बेयरेस्ट मिनिमम का मतलब है जितना कम से कम हो सकता है। बेयर मिनिमम मतलब बिल्कुल कम से कम जो मूवमेंट हो सकता है। तो लॉकडाउन का हमारा उद्देश्य है कि ये जो लोग बागों का मूवमेंट है वो कितना कम से कम हो सके, ये हमारा उद्देश्य है। टू द बेयरेस्ट मिनिमम इन ऑर्डर टू, और क्यों चाहते हैं हमेशा इन ऑर्डर टू, मतलब इसलिए चाहते हैं हमेशा टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, ताकि ये जो कोरोना वायरस के संक्रमण की जो चेन है इसको तोड़ा जा सके। टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन नेसेसिटेट्स, क्या मतलब है इसका? नेसेसिटेट्स का लिमिटिंग एग्जम्पशन। तो इसके माध्यम से एडिटोरियल कहना चाहता है कि साहब अगर हम चाहते हैं कि इस लॉकडाउन की चेन को अगर तोड़ा जाए तो उसके लिए ज़रूरी है इस बात की नेसेसिटी है। नेसेसिटेट्स का मतलब होता है किसी बात को आवश्यक बना देना, तो उस बात के लिए ज़रूरी है कि लिमिटिंग एग्जम्पशन का मतलब है कि ये जो भी छूट दे रहे हैं ना, ये कम से कम छूट दी जाए, लॉकडाउन में छूट जो है कम से कम दी जाए, ये एडिटोरियल कहना चाहता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक एडिटोरियल ने हमें ये बताया कि भाई एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि भाई ऑनलाइन अगर जो वस्तुएं डिलीवर की जा रही हैं तो उनको क्या है, करने दो ना, उस ऑनलाइन को तो अलाउ कर दो, क्योंकि वहाँ तो ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो रहा है, मानव एक दूसरे के कम से कम संपर्क में आ रहे हैं। जबकि अगर आप फिजिकल स्टोर पे जाके सामान खरीदोगे तो वहाँ ज़्यादा लोग जो है संपर्क में आएंगे, तो एक तरीके से अच्छा ही है ये। लेकिन फिर भी एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि जो हमने लॉकडाउन लगाया उस लॉकडाउन का उद्देश्य है कि मानव का एक दूसरे से कम मानव जो है एक दूसरे के कम से कम संपर्क में आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम इस चेन को ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए जितनी कम से कम छूट दी जाए उतना बेहतर है। ये एडिटोरियल फाइनली यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं। एंड विथ नॉन इसेंशियल आइटम्स, और ये जो हमारे गैर जरूरी सामान है, रेंजिंग, जिनकी की रेंज क्या मतलब विस्तार इनका कहाँ से कहाँ तक है, जैसे कि कपड़े हैं। अब ये पेंडेमिक का दौर है, जितने कपड़े हैं आपके पास उन कपड़ों को लेके अपने घरों में बैठे रहो, ज़्यादा कपड़े खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि अपैरल का मतलब है परिधान या कपड़े, या फिर किताबें हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, आपको कूलर खरीदना है, टीवी खरीदनी है। एंड होम एप्लियंसेस, यही होम एप्लियंसेस का मतलब कि घर के जो आपके उपकरण है, घर के जो सामान है। कॉन्स्टिट्यूटिंग, जो कि बनाते हैं, निर्मित करते हैं। बल्क का मतलब एक लार्ज क्वांटिटी है ना, बहुत अत्यधिक मात्रा। ऑफ द लिस्टिंग ऑन ई कॉमर्स साइट्स, कि भाई ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं इन पे ये जो भी सामान है ना, घर के उपकरण हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए, इनकी एक लंबी लिस्ट है। एवरी एडिशनल प्रोडक्ट कैटेगरी वुड इन्वॉल्व दैट मैनी मोर पीपल गेटिंग एक्टिवेटेड अलॉन्ग द सप्लाई चेन,
ठीक है, आपने सीधा सा एक बार तो आपको ऐसा लगता है आपने सीधा सा बोल दिया कुछ नहीं भाई कंप्यूटर पे ऑर्डर करना है और घर पे डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन ये जो सारे के सारे सामान की बात की ना एडिटोरियल ने, कि कपड़े हैं या फिर बुक्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या घर के जो भी उपकरण हैं, इन सब में क्या होगा इसके अलावा और एन एवरी एडिशनल प्रोडक्ट कैटेगरी, कि प्रत्येक अतिरिक्त जो उत्पाद है ना आपका उसकी जो कैटेगरी है उसमें शामिल होगा क्या, मेनी मोर पीपल गेटिंग एक्टिवेटेड, कि जैसे ही आपने परमिशन दी ऑनलाइन ये जो व्यापार है इसकी आपने जैसे ही परमिशन दी नॉन एसेंशियल्स की, तो प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग हैं ना सारे के सारे सक्रिय हो जाएंगे। दैट मेनी मोर पीपल गेटिंग एक्टिवेटेड अलॉन्ग द सप्लाई चेन, कि भाई सप्लाई चेन का मतलब है ये जो पूर्ति की जाएगी ना कोई भी सामान चाहिए। अब जैसे मानो कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में आपको क्या चाहिए, आपको टीवी चाहिए, आपने टीवी का ऑर्डर किया, तो टीवी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग इस उद्योग धंधे में जो भी लगे हुए हैं ना, तो पूरे की पूरे लोग जो है सक्रिय हो जाएंगे। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि मेनी मोर पीपल गेटिंग एक्टिवेटेड अलॉन्ग द सप्लाई चेन, कि भाई ये जो पूर्ति की पूरी चेन है ना इसमें सारे के सारे लोग ही, दिखने को तो ऐसा लगता है कुछ नहीं लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है सक्रिय हो जाएंगे। फ्रॉम ए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब है जो निर्मित कर रहा है ना, इसके अलावा जो सप्लाई कर रहा है उस सामान की, टू द ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स है ना, इसके अलावा कि भाई प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, इसके अलावा जो लोग इस सामान को ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो देखो कितने लोग जो है हरकत में आ गए, कितने लोग जो है काम में लग गए। ऑपरेटर्स एंड एडिशनल डिलीवरी पर्सन, और यहाँ तक कि डिलीवरी पर्सन, तो देखो निर्माता हो गया, सप्लाई करने वाला हो गया, ट्रांसपोर्ट करने वाला हो गया, इसके अलावा काम करने वाले भी हो गए, इसके अलावा डिलीवरी पर्सन भी हो गए। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है फाइनली कि भाई काफ़ी सारे लोग जो है सक्रिय हो जाएंगे। तो इस तरह से एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एक तरीके से मामला ठीक नहीं है। आगे देखते हैं। टू बी श्योर, तो देखो बी का मतलब होना, श्योर का मतलब निश्चित। टू बी श्योर का मतलब बिल्कुल सर्टेनली, बिल्कुल निश्चित रूप से। गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए। टू बी श्योर, गिवन द इमेंस, इमेंस का मतलब है अत्यधिक, गिवन द इमेंस इकोनॉमिक कॉस्ट associated with the shutdown especially to individual livelihoods। तो देखो क्या एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि निश्चित रूप से गिवन द इमेंस इकोनॉमिक कॉस्ट, कि भाई अत्यधिक जो आर्थिक कीमत जो कि जुड़ी हुई है, कि ये जो हमने शटडाउन किया हुआ है, आर्थिक गतिविधियों को बंद किया हुआ है ना, तो इसकी कीमत जो है हमें किसको चुकानी पड़ रही है, खास करके स्पेशली टू इंडिविजुअल लाइवलीहुड्स, कि भाई जो प्रत्येक व्यक्ति है ना जो अपनी आजीविका कमाता है ना, तो उनको जो है बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनको काफ़ी आर्थिक कीमत जो है चुकानी पड़ रही है। इट वुड सीम अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट, यह एक उचित तर्क प्रतीत होगा, ये काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि भाई ये काफ़ी लॉजिकल है। क्या चीज़ काफ़ी लॉजिकल है, दैट एज मेनी सेक्टर्स एंड जॉब्स दैट कैन बी अलाउड टू रीओपन विथ स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड्स मैंडेटेड ought to be permitted। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई काफ़ी लोगों को आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, खास करके जो व्यक्ति है जो आजीविका कमाते हैं उनको काफ़ी जो है परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि इन परिस्थितियों को देख के काफ़ी वाजिब लगेगा, काफ़ी उचित लगेगा कि भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हैं, या जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी करने वाले लोग हैं, जॉब्स हैं, जिनको कि अलाउ किया जा सकता है टू रीओपन, जिनको दोबारा से खोला जा सकता है विथ स्ट्रिंजेंट का मतलब है कठोर, सेफगार्ड का मतलब एक तरीके से एहतियात बरतते हुए, रक्षा के उपाय करते हुए, है ना। स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड्स मैंडेटेड, है ना, उनको क्या किया जाना चाहिए, मैंडेट का मतलब होता है आदेश देना, है ना, किसी चीज़ को करने की ऑफिशियल परमिशन देना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा लगेगा कि काफ़ी लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, काफ़ी लोगों को आजीविका कमाने में नुकसान हो रहा है। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि काफ़ी तर्कपूर्ण लगेगी ये बात कि भाई हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को परमिशन दे सकते हैं ना, कि ठीक है आप अपना काम कर लो, कठोर जो है हम सेफगार्ड अपना सकते हैं, कठोर बचाव के उपाय अपनाते हुए। ऑट टू बी परमिटेड, ये ऑट टू बी है ना, ऑट टू बी का मतलब है शुड बी, एक तरीके से ऑट टू और ये जो शुड है ना, इनका मतलब दोनों का मतलब चाहिए होता है। ऑट टू का प्रयोग कब करते हैं हम शुड की बजाय, जब हमें नैतिक जिम्मेदारी दिखाने हो, है ना, कि भाई ये तो हमारी ड्यूटी बनती है कि भाई इतना करें तो अच्छा है, मतलब क्या करें, टू बी परमिटेड, कि भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमिशन देते हैं उतना अच्छा है। कि कठोर क्या करें हम, सेफगार्ड अपनाएं, मतलब कि भाई ये बचाव एहतियात बरतने होंगे। टू डू सो इन ए फेज्ड मैनर का मतलब है चरण दर चरण प्रक्रिया के माध्यम से जो लॉकडाउन हटा रहे हैं ना, तो उस चरण दर चरण लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया में जितने लोगों को परमिशन दे दें उतना अच्छा है। साथ ही साथ क्या करें हम, कठोर एहतियात बरतने को कहें उनसे कि भाई आपको जो है सेफगार्ड भी बरतने होंगे। तो ये काफ़ी तर्कपूर्ण लगेगा, लेकिन फिर भी आगे एडिटोरियल बात करता है कि क्लियरली दैट वाज द अंडरलाइंग रैशनल, और यही बात सोची गई थी स्पष्ट रूप से। दैट वाज द अंडरलाइंग का मतलब है
किसी चीज़ का निहित होना। रैशनल इसका मतलब होता है लॉजिक या फिर तर्क। बिहाइंड द सेंटर्स अप्रैल 15 मिसिव, मिसिव का मतलब होता है एक तरीके से राजनीतिक संदेश, कि भाई केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल को जो अपना राजनीतिक पैगाम या राजनीतिक संदेश जारी किया गया था ना, उसमें इसी बात को आधार बनाया गया था कि भाई, किस बात को आधार बनाया गया था कि भाई जितने ज़्यादा क्षेत्रों को और जितने ज़्यादा लोगों को हम काम करने के लिए अलाउ कर सकते हैं उतना अच्छा। बस उनको ये बोल दें कि आपको जो है कठोरता से जो है सख्ती से कुछ नियमों का पालन करना होगा। अमंग द सेक्टर्स कि भाई काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में से अमंग द सेक्टर्स दैट कैन रिज्यूम, जिनको कि दोबारा से रिज्यूम किया जाए। रिज्यूम मतलब मैंने बताया ना आपको, कोई चीज़ रुक गई है उसको दोबारा से शुरुआत कर देना। तो भाई कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें जो दोबारा से आर्थिक गतिविधियां जो है शुरू की जा सकती हैं? आर एग्रीकल्चरल, कृषि से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़, बागवानी से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं, बैंकिंग क्षेत्र है हमारा, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है ये जो जहाज के माध्यम से जो सामान का ट्रांसपोर्ट होता है ना वो, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन निर्मित करना, ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, कुछ विशेष जो सामग्री होती है ना उनके निर्माण से जुड़े हुए जो उद्योग धंधे हैं, इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल, खास करके जिनमें पैकेजिंग मटेरियल का निर्माण किया जाता है। इंटरेस्टिंगली, अब ये काफ़ी आश्चर्यजनक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या काफ़ी रोचक है, काफ़ी मज़ेदार बात है। वाइल सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेड्समैन, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो खुद ही अपने आप को रोजगार में लगाता है। जैसे कि ट्रेड्समैन मतलब व्यापारी जो होते हैं ना, खुद जिन्होंने अपने आप को रोजगार में लगा रखा है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बर का मतलब ये जो अपने नल का काम करते हैं, नलों को ठीक करने का, कारपेंटर ये जो लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं। हैव बीन अलाउड, तो इन लोगों को परमिशन दी गई है। हैव बीन अलाउड, ये जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, इनको अलाउ किया गया है, इनको परमिशन दी गई है टू रिज्यूम, कि यह अपनी सेवाओं को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। टू रिज्यूम वर्क है ना, कि ये अपनी सेवाओं को, अपने काम को दोबारा से शुरू करते हैं। लेकिन एडिटोरियल कहना चाहता है कि दे वुड बी अनेबल टू प्लाई, ये जो प्लाई शब्द है ना, इस प्लाई का मतलब होता है एक तरीके से लगे रहना है ना, अपनी सेवाएं देना, अपने काम को करते रहना। तो दे वुड बी अनेबल टू प्लाई देयर ट्रेड्स, लेकिन इनको परमिशन तो दे दी हमने, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर्स हैं, इन पर से हमने लॉकडाउन तो हटा लिया, इनको काम करने की हमने परमिशन तो दे दी, लेकिन फिर भी ये अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। क्यों? दे वुड बी अनेबल टू प्लाई देयर ट्रेड्स, की ये अपने काम को जो है जारी नहीं रख पाएंगे, इसलिए क्योंकि इफ़ देयर कस्टमर्स आर अनेबल, कि भाई जहाँ ये अपनी सेवाएं देंगे, इनके जो ग्राहक हैं वे ग्राहक जो है अनेबल हैं। किस बात के लिए अनेबल है ग्राहक? किस योग्य नहीं है ग्राहक? टू फर्निश द, फर्निश का मतलब एक तरीके से उपलब्ध कराना है यहाँ पे, द रिलेवेंट मटेरियल एट द वर्क साइट। अब कारपेंटर आया, प्लम्बर आया, इलेक्ट्रिशियन आया, अब ये अपनी सेवाएं देगा, लेकिन इसके लिए ये कस्टमर से क्या कहेगा, पहले सामान तो लेके आओ। अब सामान ही नहीं है तो ये सेवाएं कहाँ से देंगे अपनी? और सामान देने के लिए हमने बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि गैर जरूरी सामान, ये जो भी इलेक्ट्रिशियन से जुड़ी हुई या फिर ये जो कारपेंटर, इनसे जुड़ी हुई जो सामान है, इन पर तो हमने रोक लगा ही रखी है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे, अनेबल टू फर्निश, कि भाई ये जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो उनको रिलेवेंट मटेरियल, कि भाई जो भी संबंधित सामान है वर्क साइट पे, वर्क साइट का मतलब है जो काम का जो स्थान है वहाँ पर, बिकॉज द शॉप्स एंड ई कॉमर्स फर्म्स सेलिंग दीज नॉन इसेंशियल गुड्स। क्यों? क्योंकि जो दुकानें हैं या फिर ये जो ई कॉमर्स से संबंधित जो दुकानें हैं, फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, सेलिंग दीज नॉन इसेंशियल गुड, जो कि इस प्रकार के नॉन इसेंशियल सामान को बेचती हैं, आर येट टू रिज्यूम, अभी इनको परमिशन नहीं दी है सरकार ने, अभी इनको अपना काम शुरू करना है। आर येट टू रिज्यूम ऑपरेशंस, आर येट, अभी इनको परमिशन नहीं मिली है। किनको परमिशन नहीं मिली है? जो इन नॉन इसेंशियल गुड्स को बेचती हैं, जो कि किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन या फिर प्लम्बर्स या कारपेंटर से जुड़ा हुआ है। तो अब ये काफ़ी रोचक बात लगती है, एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि इन लोगों को आपने परमिशन तो दे दी काम करने की, लेकिन ये अपनी सेवाएं कैसे दे पाएंगे? क्योंकि सेवाएं तो तब देंगे ना जब उनको जो जरूरी सामान चाहिए वो सामान मिल जाएगा, और वो जो जरूरी सामान उनको चाहिए उनकी दुकानें अभी खुली नहीं है, उनको सरकार ने अभी परमिशन दी नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा, लॉस्ट हेयर दो इज, यहाँ जो बात खो जाती है वो ये, लॉस्ट हेयर, ये जो दो है इसका मतलब यद्यपि, लॉस्ट हेयर दो इज, यहाँ पर जो बात खो जाती है वो ये, इज द वेरी डेफिनेशन, कि वो परिभाषा क्या है, ऑफ वाट ऑट टू बी। अब देखो यहाँ पे भी ऑट टू बी आया है ना, ऑट टू बी या शुड भी लगा सकते थे यहाँ पे। ऑट टू बी लगाते हो आप जब नैतिक रूप से कोई बात कहना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए लगाते हो। आप नैतिक रूप से कोई सलाह देना चाहते हो तो उसके लिए लगाओगे आप ऑट टू। जैसे आपको अपने माँ बाप के पैर छूना चाहिए तो वहाँ पे शुड का प्रयोग ना करके ऑट टू का प्रयोग करोगे आप, है ना। आगे देखते हैं कि लॉस्ट हेयर दो इज, कि यहाँ पर जो बात खो जाती है वो ये कि परिभाषा क्या है,
किस चीज़ की परिभाषा क्या है? वेरी डेफिनेशन। वेरी डेफिनेशन का मतलब है कि बिल्कुल वो परिभाषा क्या है। व्हाट ऑट टू बी डीम्ड इसेंशियल। डीम का मतलब होता है मानना, कि किस चीज़ को आवश्यक माना जाए, इस बात को ढंग से परिभाषित करो, ये एडिटोरियल कहना चाहता है। अब देखो आगे समझाएगा, एडिटोरियल तर्क प्रस्तुत करेगा कि आवश्यक किसे माना जाए। डीम का मतलब मानना, इसेंशियल। अब देखो, इज ए पैकेट ऑफ इसेंशियल चीज स्लाइस। चीज़ तो जानते हो ना, वो खाने की जो चीज़ होती है, हाँ, चीज़ स्लाइस, कि भाई जैसे चीज़ का एक टुकड़ा है, क्या वह इसेंशियल में आता है? इसेंशियल मतलब जो गैर जरूरी सामान में आता है। मोर वाइटल, वाइटल का मतलब है महत्वपूर्ण, देन ए नॉन इसेंशियल लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप नॉन इसेंशियल में आता है। फॉर ए पर्सन, लेकिन एक व्यक्ति जो कि क्या कर रहा है, वर्किंग, जो कि काम कर रहा है अपने घर से बैठ के, या फिर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, या फिर ऑनलाइन तरीके से लोगों को पढ़ा रहा है, आप किस चीज़ को जरूरी मानते हो? एडिटोरियल एक प्रश्न उठाता है यहाँ पे कि ये एक चीज़ का टुकड़ा है, या एक समझ लो कि एक आपका चीज़ है, खाने की सामग्री है, उसका एक टुकड़ा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर एक लैपटॉप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? लैपटॉप यानी कि वो लैपटॉप जो कि घर से काम किया जा रहा है, उसके माध्यम से घर से सेवाएं दी जा रही हैं, क्लास ली जा रही है, ऑनलाइन क्लास ली जा रही है, तो किस चीज़ को आप इसेंशियल मानोगे? ये एडिटोरियल एक प्रश्न उठाता है कि क्या ज़्यादा जरूरी है आपके हिसाब से, कि एक चीज़ का स्लाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, या फिर एक वो लैपटॉप जिसके माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, या फिर जिसके माध्यम से जो है काम किया जा रहा है, नौकरी की जा रही है घर बैठ के। ये एडिटोरियल बात करता है। आगे एडिटोरियल कहता है ऑल्सो, साथ ही साथ, एज द लॉकडाउन एक्सटेंड्स टू ओवर ए मंथ, जैसा कि लॉकडाउन जो है, एक्सटेंड का मतलब है और विस्तारित हो जाना और फैल जाना, कि भाई ओवर ए मंथ, कि भाई एक महीने से भी ज़्यादा, जैसा कि हम देख रहे हैं ना कि लॉकडाउन विस्तारित हो गया है ना। What might have been non-essential initially, इनिशियली का मतलब है प्रारंभिक रूप से। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आराम से समझना इस पूरे सेंटेंस को यहाँ तक। What might have been non-essential initially, हो सकता है वे सामग्रियां जो आरंभ में गैर जरूरी रही हों, लेकिन अब लॉकडाउन की अवधि लंबी हो गई है, तो अब वे सामग्री जो कि पहले गैर जरूरी में आती थी, अब बाद में जो है जरूरी में बदल जाए। माइट है ना, इस बात की संभावना बनती है, माइट टर्न इसेंशियल लेटर, लेटर यानी बाद में, कि भाई कुछ दिनों, कुछ, अब देखो ये डिपेंड करता है ना एक अवधि के लिए, कि थोड़ी अवधि के लिए आप कह सकते हो कि लैपटॉप जो है जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने लॉकडाउन को लंबा कर दिया, अब लॉकडाउन लंबा कर दिया आपने, क्लासेस चलनी जरूरी हैं, या फिर काम होना जरूरी है, तो लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर घर बैठ के आप लैपटॉप के माध्यम से काम कर सकते हो, सेवाएं दे सकते हो, तो एक तरीके से ये फिर क्या हुआ कि पहले तो नॉन एसेंशियल में आ रही थी ये सर्विस, अब जो एसेंशियल में आ गई। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई लॉकडाउन की पीरियड की अवधि की जो कि एक महीने से भी ज़्यादा हमने फैला दी है, तो इसको देखते हुए पहले जो सेवाएं या पहले जो वस्तुएं जो कि गैर जरूरी लग रही थी, वे जो है जरूरी में परिवर्तित हो सकती हैं। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है। स्टिल फिर भी प्रोटेक्टिंग लाइव्स, जानों को बचाना है ना, लोगों के जीवन को बचाना, प्रोटेक्टिंग लाइव्स मस्ट अल्टीमेटली बी प्रायोरिटाइज। अब देखो ये मस्ट, शुड, ऑट टू, तीनों का प्रयोग एक है, ध्यान में रखना, इन तीनों का मतलब है चाहिए। तीनों का मतलब क्या है? चाहिए। मस्ट हो, या फिर ये शुड हो, या फिर ऑट टू हो, तीनों का मतलब है चाहिए। मस्ट लगाते हैं हम जो बिल्कुल अर्जेंट चाहिए, शुड का मतलब सामान्य सलाह देने के लिए, सामान्य जो चाहिए, और ऑट टू किसी नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए। तो जानों को बचाना, भाई सबसे पहली जरूरत क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, तो उसलिए लगाया हमने मस्ट। प्रोटेक्टिव लाइव्स मस्ट अल्टीमेटली बी प्रायोरिटाइज्ड, प्रायोरिटाइज्ड का मतलब होता है प्राथमिकता देना, कि लोगों की जान को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ओवर किसके ऊपर प्राथमिकता दे रहे हैं हम, किसके ऊपर, तब लगाते हैं हम ओवर। ओवर का प्रयोग करते हैं दो चीज़ों के ऊपर, एक चीज़ की वरीयता को हम बताना चाहते हैं। ओवर अलाउइंग कॉमर्शियल एक्टिविटी, कि भाई ये जो व्यापारिक गतिविधियों की परमिशन देना है, इससे ज़्यादा जरूरी है लोगों की जान को बचाना। इवन वैन द लाइन बिटवीन, यहाँ तक कि इवन वैन द लाइन बिटवीन, कि ये जो रेखा है ना, कि भाई क्या जरूरी है और क्या नॉन जरूरी है ना, क्या इसेंशियल है और क्या नॉन इसेंशियल है, इसेंशियल परचेसेस रिमेन्स अ ब्लर, कि भाई कौन सी परचेज यानी कि कौन सी सामग्री जरूरी है और कौन सी सामग्री जरूरी नहीं है, इसके बीच की जो रेखा है वह अस्पष्ट बनी हुई है। ब्लर का मतलब होता है धुंधली रेखा होना, अस्पष्ट होना, कि भाई क्या चीज़ जरूरी है और क्या चीज़ जरूरी नहीं है, इसके बीच की जो विभाजन रेखा है वो बिल्कुल अस्पष्ट है, वो धुंधली है। इसके बावजूद भी एडिटोरियल कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए वो होनी चाहिए लोगों की जानों को बचाना। तो ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। वोकैब देखते हैं इसकी थोड़ा।
तो पहला शब्द आया फ्लिप फ्लॉप, है ना। तो फ्लिप फ्लॉप को मतलब का ध्यान रखना बिल्कुल कि आपने या फिर खास करके किसी राजनेता ने जैसे कोई निर्णय लिया था पहले और बाद में उस निर्णय को बदल दिया, तो इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप करना, है ना। इसकी आलोचना भी की जाती है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप। इसके बाद है आउट ऑफ द वुड्स। क्या मतलब होता है इस इडियम का? आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है खतरे से बाहर होना। प्रीवेल, प्रीवेल का मतलब होता है कि किसी चीज़ की वरीयता किसी चीज़ के ऊपर होना, है ना, कि भाई ये चीज़ ज़्यादा मजबूत है इसके ऊपर, है ना। तो प्रीवेल का मतलब प्रबल होना, प्रूव मोर पावरफुल और सुपीरियर। दो बातों की आप तुलना कर रहे हो तो उसमें जो बात ज़्यादा दम रखती है ना, तो उसको बोलेंगे कि ये बात प्रीवेल कर गई, है ना, ये बात जो है मजबूत साबित हुई। ब्रिक एंड मोटर मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से ना, किसी व्यापार का बिल्कुल बिल्डिंग के रूप में होना। तो ध्यान में रखना ब्रिक एंड मोटार, यानी कि जैसे कि फिजिकल स्टोर होते हैं ना या रेस्टोरेंट होते हैं, वो आएंगे ब्रिक एंड मोटार में। अपरल मतलब परिधान या फिर आपका कपड़ा। मैंडेट का मतलब आदेश देना। मिसिव का मतलब भी यही होता है कोई राजनीतिक पैगाम देना। प्लाय इसका मतलब है कोई अपनी सेवाएं देना, है ना, किसी काम में लगे रहना। और ब्लर इसका मतलब है बिल्कुल अस्पष्ट।